हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। तो हमने हमारा एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू, यानी कि जो आय की अवधारणाएं हैं, तो वो अवधारणाएं क्या हैं। तो इसके एक पार्ट की हमने स्टडी कर ली थी, और जो हमारा बीच में पार्ट बचता है जिसके अंदर हम AR और जो MR है उसके रिलेशनशिप के बारे में हम बात करते हैं, और साथ में हम इसमें रिलेशनशिप देखते हैं आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि मांग की लोच का। तो उसके लिए मैंने आपको क्लास में बताया था कि ये जो चैप्टर हैं आपके वो इससे पहले मैंने वीडियोस डाल रखी हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो चैप्टर है उसके अंदर। तो उसके अंदर जहाँ जो हमने AR और MR के रिलेशनशिप जो है आपके उससे संबंधित जो वीडियो है वो मैंने डाली थी। तो वही वीडियो आपकी जो है यहाँ पर काम आ जाएंगी कि आपका जो AR और MR है उसमें किस तरीके का रिलेशनशिप होता है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर दे रखी हो तो उसमें किस प्रकार से हम उसको फाइंड करते हैं। तो सारी वीडियो जो है आपकी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, 2 या 3 वीडियो वो हैं। तो आप उनको एक बारी वॉच कर लें। अगर आपको फिर भी फाइंड करने में अगर दिक्कत आती है उन वीडियोज़ को, आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए फिर आज की हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो फर्स्ट आज जो हमारे पास नया चैप्टर है वो आपके पास आता है, व्हाट इज़ ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सम विच्छेद बिंदु। ये हमारे पास क्या है, सम विच्छेद बिंदु हम इसको बोलते हैं। तो सम विच्छेद बिंदु हमारे पास क्या होता है। सम विच्छेद बिंदु बेसिकली अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर जो फर्म है वो बेसिकली ना तो प्रॉफिट कमाती है और ना ही लॉस होता है। यानी कि ना तो उसको हानि होगी, ना हानि होती है, ना ही लाभ होता है। ये एक ऐसी स्थिति है। और लाभ और हानि कब नहीं होता, जब आपके पास क्या हो, टोटल रिवेन्यू इक्वल हो किसके, टोटल कॉस्ट के। यानी कि आपके पास कुल आय और कुल लागत क्या हो आपकी, एक दूसरे के समान हो। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर जो फर्म है आपकी उसको ना तो प्रॉफिट होते हैं और ना ही लॉस होते हैं। तो ब्रेक इवन एनालिसिस रेफर टू द टेक्निक ऑफ एनालिसिस विच द mutual relationship between the volume of production and cost of production. On other hand, the sales proceed profit on the others are analyzed। यानी कि सिंपली ये क्या बता रहा है कि आपका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यानी कि आप कितना उत्पादन करते हैं और उस उत्पादन की कितनी लागत है उसकी ये स्टडी करता है, और फाइनली ये बताता है कि आप एक ऐसी स्थिति में होते हैं जहाँ पर आपकी क्या है, कुल आय और कुल लागत आपकी एक दूसरे के बराबर होती है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस, सम विच्छेद बिंदु हम ऐसी स्थिति को बोलते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी कि आपकी जो ये कंडीशन है, तो इस कंडीशन के अंदर किस तरीके की मान्यताएं होती हैं, किस प्रकार की जो आपकी एजम्पशन है उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो उससे पहले हम क्या है, एक बार इसका जो मीनिंग है वो देख लेते हैं, और कि आपका जो द ब्रेक इवन पॉइंट इज़ दैट पॉइंट ऑफ एक्टिविटी। यानी कि ये ब्रेक इवन पॉइंट एक एक्टिविटी का ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सेल्स वॉल्यूम वेयर द टोटल रिवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर आर इक्वल, इट इज़ द जीरो प्रॉफिट पॉइंट। कि बेसिकली क्या है कि आप जब बिक्री करते हैं, यानी कि आप किसी भी गुड्स की जब आपने बिक्री करी, तो उस बिक्री यानी कि उस सेल के अंदर एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर आपकी क्या है, कुल आय और जो कुल लागत है यानी कि जो टोटल कॉस्ट है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। और यहाँ पर कंडीशन क्या है कि इस कंडीशन के अंदर जो आप प्रॉफिट अर्न करते हैं वो प्रॉफिट क्या है, आपके ज़ीरो होते हैं। तो ये ज़ीरो प्रॉफिट यानी कि शून्य लाभ की स्थिति ये हमारे पास होती है कि यहाँ पे जो लाभ होते हैं वो आपके पास क्या है, शून्य होते हैं। किसी भी प्रकार का जो फर्म है वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती। तो ये शून्य लाभ की स्थिति हमारे पास होती है। तो इससे पहले कि आप ये जानें कि जो आपके पास टोटल कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट आपकी कैसे बनती है। कुल लागत बेसिकली क्या है कि अगर मान लीजिए आपने 10 यूनिट किसी भी वस्तु की बनाई, तो इस 10 यूनिट को बनाने में आपको क्या है,
100 रुपीज़ का खर्चा आया, तो ये 100 रुपीज़ आपकी क्या है, लागत है। टोटल कॉस्ट ये आपकी होती है। और ये टोटल कॉस्ट या कुल लागत जो आपकी होती है, तो इस 100 रुपये के अंदर बेसिकली दो प्रकार की आपकी लागतें होती हैं। एक आपके पास इसके अंदर फिक्स कॉस्ट होती है और एक आपके पास वेरिएबल कॉस्ट इसके अंदर होती है। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास इसके अंदर होती है। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि आपकी 100 में से 30 रुपीज़ आपकी क्या है, फिक्स कॉस्ट, और 70 रुपीज़ आपके पास क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को हम बोलते हैं स्थिर लागत। स्थिर लागत हमारे पास ये होती है, और ये जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है इसको हम बोलते हैं परिवर्तनशील लागत। तो ये हमारे पास क्या है, परिवर्तनशील लागत है। जब हम परिवर्तनशील लागत और कुल लागत को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास जो बनती है वो हमारे पास बनती है कुल लागत। यानी कि अगर आप 30 + 70 यानी कि 30 + 70 करते हैं तो ये आपके पास क्या है, 100 के इक्वल है। क्योंकि हमें पता है कि ये आपके पास फिक्स कॉस्ट यानी कि स्थिर लागत, और ये क्या है हमारे पास, परिवर्तनशील लागत। तो ये हमारे पास क्या है, टोटल जो हमारे पास कॉस्ट आती है उसको हम बोलते हैं कि ये आपके पास कुल लागत आती है 100 रुपये के इक्वल। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रेक इवन पॉइंट की यानी कि सम विच्छेद बिंदु की, तो सम विच्छेद बिंदु कहाँ पर होता है कि आपके पास जिस कंडीशन में टोटल रेवेन्यू यानी कि कुल आय बराबर होती है किसके, टोटल कॉस्ट के। तो ये आपकी इक्वल होती है टोटल कॉस्ट, या इसको आप ब्रैकेट में अगर हम लिखें तो ये आपकी फिक्स कॉस्ट प्लस में आपके पास वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल ये आपके पास होती है। और इस पॉइंट को क्या है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये हमारे पास क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट हम इसको बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं हम सम विच्छेद बिंदु। तो ये हमारे पास क्या है, सम विच्छेद बिंदु हम इसको बोलेंगे। तो ये एक ऐसी कंडीशन हमारे पास होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आपके जो ब्रेक इवन एनालिसिस होता है, इसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं। और ये मान्यताएं आपकी क्या हैं, ये बेसिकली आपको एक तरीके से बताती हैं कि अगर आप ब्रेक इवन की कंडीशन में हैं तो उसके लिए कुछ स्थितियां होंगी। तो पहली जो स्थिति है उसके अंदर आपका आता है कंसिस्टेंसी ऑफ फिक्स कॉस्ट, कि जो आपके पास फिक्स कॉस्ट है वो आपके पास कंसिस्टेंसी होगी, वो आपके पास स्थिर होगी। कि जो स्थिर लागतें हैं उसमें स्थिरता होती है, वो बार बार बदलेंगी नहीं। स्थिर लागतों में स्थिरता यानी कि हम ये नहीं कहेंगे कि अगर आप आज, अगर मान लेते हैं कि आज की तारीख को ले लें 24 या आज क्या है 25 फ़रवरी है हमारे पास, यानी कि 25 फरवरी 2021 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर किसी भी जो गुड्स है उसका प्रोडक्शन अगर आप करते हैं तो 10 आपके पास क्या है, फिक्स कॉस्ट आती है। तो हम ये नहीं करेंगे कि आपकी जो कल है वो ये फिक्स कॉस्ट बढ़ के 15 हो जाए, या परसों ये आपकी फ़िक्स कॉस्ट जो है वो कम होकर 8 हो जाए। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। जो कि आप यहाँ पर ये माना गया है कि जो आपके पास स्थिर लागत होती है वो फिक्स होती है। उसके बाद ये मानना है कि कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, कि जो आप तकनीक यूज़ कर रहे हैं वो तकनीक आपकी क्या है, स्थिर है। तो इसको हम बोलेंगे तकनीकी स्थिरता, कि आप उत्पादन के लिए जिन भी मशीनों का आप यूज़ कर रहे हैं वो मशीनें आप सेम यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है आपके पास थर्ड आता है कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर, यानी कि आपके पास जो साधन के समान प्रतिफल यहाँ पर होते हैं। साधन के समान प्रतिफल, साधन के समान प्रतिफल का जो यहाँ पर मीनिंग है वो क्या है कि अगर मान लीजिए आप किसी भी यूनिट जो है, अगर 10 यूनिट किसी भी गुड की आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इस 10 यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए अगर आप 10 लेबर्स का ही यूज़ कर रहे हैं, तो ये कहता है कि अगर आप एक और एक्स्ट्रा लेबर यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो इस एक एक्स्ट्रा लेबर को जो आपने ऐड किया तो जो यहाँ पर आपका चेंज आएगा तो वो चेंज भी क्या है, इक्वल आता है। कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये आपके पास 12 यूनिट जो है वो हो जाती हैं। इसको हम क्या है यहाँ पर 12 यूनिट मान लेते हैं, और एक्स्ट्रा कितनी है हमारे पास, एक्स्ट्रा कितनी ऐड करी है यहाँ पे 2 यूनिट। तो ये हमारे पास क्या है, आपने 2 एक्स्ट्रा यूनिट का यूज़ करा।
मान लेते हैं इसके बाद आपने और एक जो एक्स्ट्रा लेबर जो है वो यूज़ करी, पहले एक +1 यहाँ पे किया था, +1 आपने और किया, यानी कि अब आप कितनी लेबर यूज़ कर रहे हैं, 12। तो यहाँ पर जब आपने एक और एक्स्ट्रा लेबर यूज़ करी तो ये जो टोटल प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, फिर ये आपका 2 ही बढ़ाएगा, यानी कि आप जो आपने जो साधन में जितना चेंज किया है उतना ही चेंज आपके क्या है, सेम प्रतिशत में आपका चेंज होता है उत्पादन के अंदर। तो ये जो कंडीशन है ये आपकी होती है अल्पकाल के अंदर। इसके इसके बारे में जो हमने डिटेल में जो बात करी है वो आपका एक मैंने चैप्टर पढ़ाया था, प्रोडक्शन फंक्शन का हमने एक चैप्टर पढ़ा है। उस प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि उत्पादन का जो फलन है, उस चैप्टर के अंदर हमने इसकी डिटेल में स्टडी कर रखी है, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को रेफ़र कर सकते हैं किस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद आता है हमारे पास कांस्टेंट सेल प्राइस, कि आपके पास जो स्थिर बिक्री कीमत है वो आपके पास क्या होती है, स्थिर होती है। स्थिर बिक्री कीमत यानी कि जब आप किसी भी वस्तु को बेचते हैं तो उसका जो मूल्य है वो आपके पास क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि जो आपका AR है, क्योंकि हमें पता है कि आपके पास जो AR यानी कि औसत रिवेन्यू या औसत आय की अगर हम बात करें, या इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में हम इसको कहते हैं एवरेज रिवेन्यू। तो एवरेज रिवेन्यू की अगर हम बात करें तो ये इक्वल होती है किसके, प्राइस के, यानी कि कीमत के। तो आपकी जो कीमत वो जो रहेगी वो आपकी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास AR या औसत आय है वो भी आपकी स्थिर रहेगी। उसके बाद जब आप कंडीशन नंबर 5 की बात करें तो कंडीशन आपकी बताती है आइडेंटिटी ऑफ आउटपुट एंड सेल, कि आपके पास जो सेल और जो आपके पास क्या है आउटपुट है यानी कि उत्पादन है, वो आपके पास क्या रहेगा, समान रहेगा। उत्पादन और बिक्री यानी कि आपके पास उत्पादन और जो बिक्री है वो आपके पास क्या है, समान रहेगी, उसके अंदर परिवर्तन नहीं होंगे। यानी कि जितना आप वस्तु का उत्पादन करते हैं उतना ही आप उसका क्या करेंगे, सेल करेंगे, यानी कि उसको बेचेंगे। डिवीज़न ऑफ कॉस्ट, कि आपकी जो कॉस्ट है वो विभाज्य है, जो लागतें हैं वो विभाज्य हैं, उसको आप बांट सकते हो। लागतें या लागतों का विभाजन। तो लागतों का विभाजन का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट थी, कुल लागत, इसको हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं, परिवर्तनशील लागत और एक आपके पास स्थिर लागत, इन दोनों के अंदर हम इसको बांट सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि मेथड्स ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, कि आपके जो पास जो ब्रेक इवन एनालिसिस है इसके कौन कौन से मेथड हैं जिनसे आप इसकी जो है गणना कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है ग्राफिकल मेथड। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, ग्राफिकल मेथड है। सेकंड हमारे पास इक्वेशन मेथड है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समीकरण विधि, कि आपके पास समीकरण विधि है वो क्या है। जो आपके पास थर्ड आता है, थर्ड को हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिनल मेथड, कि आपके पास जो अंश है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिनल मेथड यानी अंश योगदान, कंट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं योगदान, कि आप कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये हम मेथड को हम बोलते हैं विधि। तो सबसे पहले जो हम इसके अंदर देखेंगे वो आपका देखेंगे ग्राफिकल मेथड्स। तो आपके पास जो ग्राफिकल मेथड है ये क्या होता है, अंडर द ग्राफिकल मेथड इफेक्ट्स आर मेड टू एक्सप्लेन पॉइंट विद द हेल्प ऑफ ब्रेक इवन चार्ट, कि जो आपके पास एक ब्रेक इवन चार्ट है उसकी हेल्प से क्या है हम इसका एनालिसिस करते हैं, ब्रेक इवन जो पॉइंट है उसका, जहाँ पर आपके पास नो लॉस नो प्रॉफिट की कंडीशन होती है, कि जहाँ पर आपकी ना हानि होगी और ना ही आपके क्या है लाभ होंगे। तो ऐसी स्थिति जो है उसकी गणना हम क्या है एक डायग्राम की हेल्प से करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड क्या है, इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं। ये हमारे पास एक टेबल दी हुई है और दूसरा हमारे पास क्या है, एक डायग्राम दिया हुआ है। तो इन दोनों की क्या है हम स्टडी करके देखते हैं। सबसे पहले हम जो है यहाँ पर जो टेबल है इसको समझ के देखते हैं। टेबल में हमारे पास जो सबसे पहले दिया हुआ है वो हमारे पास उत्पादन है, और ये हमारे पास क्या है, उत्पादन है। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट है, जिसको हम बोलते हैं कुल स्थिर लागत है ये हमारे पास।
ये हमारे पास है कुल परिवर्तनशील लागत, ये हमारे पास है कुल लागत, और ये हमारे पास है कुल आय, यानी कि टोटल रिवेन्यू। तो इनकी हेल्प से क्या है, हम ब्रेक इवन पॉइंट को निकाल सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास कहाँ पर आएगा, ब्रेक इवन जो पॉइंट है उसकी कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि जहाँ पर आपकी टोटल कॉस्ट बराबर होगी किसके, टोटल रिवेन्यू के, यानी कि कुल लागत कुल आय के बराबर जहाँ पर होगी वहाँ पर आपका क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम कंडीशन नंबर 1 को देखें, तो अगर आपके पास आउटपुट 0 है तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 40 है, यानी कि 40 है। और जो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट आपके पास क्या है, 0 आती है। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि इसने क्या है, एक तरीके से आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको मान लिया 2, कि अगर ए जो है वो 2 एक तरीके से इसने एस्टिमेट कर लिया कि जो आपके हर एक कंडीशन के अंदर पर यूनिट जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी, यानी कि एक वस्तु का जो उत्पादन करने के लिए जो परिवर्तनशील लागत है, वो परिवर्तनशील जो लागत है वो इसने मानना है 2, कि वो आपके 2 के बराबर है। तो जितनी क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे उसी हिसाब से क्या है, परिवर्तनशील लागत आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो आपके पास हमें पता है कि टोटल जो कॉस्ट है उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये दी हुई है। तो फिक्स कॉस्ट इसने क्या है, हर एक कंडीशन के अंदर ये 40 मान लिया है। दूसरा हमारे पास क्या है, परिवर्तनशील लागत है जो कि आपकी चेंज होगी हर एक कंडीशन के अंदर। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये टोटल कॉस्ट यानी कि कुल लागत हमारे पास आ जाएगी। तो एक एक करके अब इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट तो हमने देखा है कि हमारे पास क्या है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 0 है। फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 40। तो 40 अगर हम प्लस 0 करें तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आएगी वो कितनी है, 40 है। तो ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट, ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद अगर आप उत्पादन को बढ़ाते हैं तो फिक्स कॉस्ट आपकी 40 है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट आपके पास कितनी है, ये 10, और मल्टीप्लाई कर दें अगर इसको हम 2 के साथ, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 20। तो अब हमारे पास कितना है, 40 प्लस में 20, तो आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 60। ठीक है। उसके बाद इस तरीके से हम क्या है, जब 20 को निकालते हैं कि 20 अगर आप गुड्स के उत्पादन करते हैं तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी आती है, 20 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हमारे पास आता है 30 के इक्वल। तो ये हमारे पास कितना है, टोटल फिक्स कॉस्ट है 40, और प्लस हम इसमें 30 कर दें तो ये हमारे पास कितना है, 40 प्लस 30, ये हमारे पास आता है किसके इक्वल, सॉरी यहाँ पर एक जो बुक है इसके अंदर ये मिस्टेक दे रखी है, तो आप इसको ठीक कर लें। ये आपके पास 30 नहीं है, ये आपके पास 40 होगा। तो मैंने भी मिस्टेक से इसको 30 लिख दिया, क्योंकि 20 प्लस में अगर हम 2 करते हैं तो ये हमारे पास आता है 40 के इक्वल। तो ये हमारे पास आता है 40 के इक्वल। तो 40 प्लस 40 ये हमारे पास किसके इक्वल है, 80 के इक्वल हमारे पास होता है। उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ये आपके पास 30, ये और फिक्स कॉस्ट आपके पास 40 है। तो 30 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 60। तो ये हमारे पास कितना है, 40 प्लस में हम इसमें 60 कर दें तो ये हमारे पास किसके, 100 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद इस तरीके से आप इस पूरी इक्वेशन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, इस पूरी टेबल को, और आप टोटल कॉस्ट इससे फाइंड कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास टोटल कॉस्ट स्टार्टिंग में 40 आई, फिर 60, फिर 80 और फिर 100। तो इस तरीके से आप क्या है इसको निकाल सकते हैं, जो कि आपके पास आती है कितनी, कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आएगी हमारे पास, वो हमारे पास आती है 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और 180। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, हमें निकालना है TR, यानी कि कुल आय अगर हम निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, हम प्राइस को हम क्वांटिटी के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कुल आय हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि हमने प्राइस मान लिया, प्राइस हमने एज्यूम करा है कि जो कीमत होती है वो कीमत मान ली 3, कि 3 रुपये आपकी क्या है कीमत है, हर एक पर जो गुड्स है उसकी पर यूनिट गुड्स की हमने कीमत को मान लिया 3 रुपये। तो अगर आप क्या करते हैं, जीरो क्वांटिटी को अगर आप सेल करते हैं तो ज़ीरो को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आपके पास जो कुल रिवेन्यू है
वो आपके पास आती है 0। उसके बाद हमने देखा कि अगर आप 10 वस्तुओं का जो उत्पादन करते हैं और उसको बेचते हैं, तो 10 को अगर मैं गुणा कर दूं 3 के साथ, यानी कि ये हमारे पास क्या है, गुड्स है, और ये हमारे पास क्या है, प्राइस। तो अगर मैं इसको गुणा कर दूं तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 30 के बराबर ये हमारे पास आता है। उसके बाद अगर आप 20 यूनिट, यानी कि अगर आप 20 यूनिट किसी भी वस्तु की उत्पादित करते हैं तो 20, और इसको आप 3 रुपये के हिसाब से बेचते हैं तो आपको इनकम मिलती है 60 के बराबर। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 60 हो जाएगा। फिर ये कहता है कि अगर आपके पास 30 वस्तुएं आपने बनाई, 3 रुपये उसके प्राइस रखे, तो आपने 90 रुपये के इक्वल आपकी क्या होगी, टोटल रिवेन्यू होगी। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जब आपने 40 यूनिट जो है उनका आपने उत्पादन करा है और आपने 3 रुपये के हिसाब से इसको बेचा, तो यह आपको क्या है, 120 रुपये के इक्वल क्या है, टोटल रिवेन्यू ये आपको देती है। और साथ में इसी पॉइंट के ऊपर आपकी जो कॉस्ट है वो किसके इक्वल आती है, टोटल रिवेन्यू के। कि अगर हम बात करें इसी ब्रेक इवन पॉइंट की, जहाँ पर आपका ये क्या है, उत्पादन कितना है, 40 यूनिट का है, तो इस 40 यूनिट जो अगर हम बात करें कि ये आपके पास अगर 40 यूनिट है, तो इस 40 यूनिट के ऊपर 40 यूनिट जो आपने उत्पादन करा, तो इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आती है, 40 आपके पास क्या थी, फिक्स कॉस्ट, प्लस में वेरिएबल कॉस्ट आपके पास कितनी है, ये हमारे पास क्या कितनी है, 80, यानी कि 80 हमारे पास क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी हो गई, 120। इसी तरीके से जो आपने 40 ये यूनिट जो बनाई है, इसके पास 40 को अगर मैं 3 रुपये के हिसाब से बेचता हूँ, तो ये हमारे पास कितनी आती है, ये भी आपके पास 120 आती है, जो कि आपके पास क्या है, रिवेन्यू है। तो ये आपके पास क्या होगी कंडीशन, अगर हम इन दोनों कंडीशन की बात करें तो ये वो कंडीशन है जहाँ पर आपके पास टी आर इक्वल है किसके, टी सी के, यानी कि आपके पास कुल जो आपके आय है वो कुल लागत के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये आपके पास ब्रेक इवन जो पॉइंट है वो आता है। सम विच्छेद बिंदु ये हमारे पास है, जहाँ पर आपके पास ना तो यहाँ पर प्रॉफिट होता है, यहाँ पे ना प्रॉफिट की कंडीशन है, और ना ही यहाँ पर लॉस की कंडीशन है। दोनों में से कोई भी स्थिति इस कंडीशन में नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके एक्सिस की, तो ये हमारे पास क्या है, ओ एक्सिस है डायग्राम में। ओ एक्सिस के ऊपर हमने आउटपुट यानी कि कुल उत्पादन को लिया है, और ये हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है, जिसके ऊपर हमने कॉस्ट यानी कि लागत, और जो आपके रिवेन्यू है यानी कि आय, उसको हमने लिया है। ठीक है। उसके बाद क्या है, हमने लिया कि जो हमारे पास ये 40 जो है वो 40 हमारे पास क्या है, फिक्स कॉस्ट है। तो ये आपके पास जो कर्व है ये हमारे पास आता है फिक्स कॉस्ट का कर्व। इसको चलिए मैं आपको डायग्राम जो है बना के दिखा देता हूँ, ताकि आपको जो समझना है वो आसान रहे। तो ये हमारा क्या है, कुछ इस तरीके से डायग्राम हमारा बनता है कि ये हमारे पास क्या है, ओ एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, ओ वाई एक्सिस है। यहाँ पर हमने क्या है, आउटपुट को लिया है, और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक तो हमारे पास कॉस्ट है, दूसरा हमारे पास क्या है, रिवेन्यू है। ठीक। तो ये दो चीज़ें हमने ली। ये कर्व आपके पास किसका है, ये हमारे पास है फिक्स कॉस्ट का कर्व, जो आपके पास कितना है, 40 के बराबर है। ठीक। और ये आपके पास जो कर्व है, ये इस कर्व को हम बोलते हैं कि ये आपके पास टोटल कॉस्ट कर्व है। क्यों, टोटल कॉस्ट कर्व जो है आपका ये बनता है किस चीज़ से, दो कर्व को ऐड करके। यहाँ पे आपके पास फिक्स कॉस्ट प्लस में आपके पास क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। उसके बाद ये जो आपके पास पॉइंट है ओ, इस ओ पॉइंट से हमने एक और कर्व जो है वो ड्रॉ करा, जिसको हम बोलते हैं टी आर कर्व, यानी कि टोटल रिवेन्यू कर्व। तो जहाँ पर ये इस ई पॉइंट के ऊपर, ये जो हमारे पास ई पॉइंट है, इस ई पॉइंट की कंडीशन के अंदर क्या है, हमारे पास जो 40 यूनिट है, इस 40 यूनिट की कंडीशन के अंदर जो आपके पास कॉस्ट और जो आपके पास रिवेन्यू है वो एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पर आपके पास टी सी इक्वल है किसके, टी आर के। ये ऐसी कंडीशन है, और इसी ई पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट।
यहाँ पर ना लॉस की कंडीशन है और ना ही प्रॉफिट की कंडीशन है। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए आपकी इस कंडीशन की अगर हम बात करें, जो यहाँ पर कंडीशन है, तो ये कंडीशन हमें क्या शो करती है? ये कंडीशन हमें शो करती है कि यहाँ पर आपकी TC ग्रेटर देन है किससे? TR से, यानी कि आपकी कॉस्ट ज़्यादा है, कुल लागत आपकी ज़्यादा है, कुल लागत ग्रेटर देन है किससे? कुल आय से। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है? ये वाली कंडीशन आती है ये, और ये कंडीशन आपको क्या बताती है? यहाँ पर आपके पास TR यानी कि टोटल रिवेन्यू ज़्यादा है किससे? टोटल कॉस्ट से। तो यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है ये लॉस को बताती है और ये कंडीशन बताती है आपकी प्रॉफिट को। तो ये आपका सारा क्या है? ये प्रॉफिट है, ये हमारा क्या है? प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं लाभ। और ये जो आपके पास ये पॉइंट है, यहाँ पर ना प्रॉफिट हो रहे हैं और ना ही आपके लॉस हो रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? नो लॉस नो प्रॉफिट, यानी कि ब्रेक इवन की कंडीशन हम इसको कह सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी इक्वेशन मेथड की, जिसको हम बोलते हैं समीकरण विधि, तो समीकरण विधि आपकी क्या होती है? समीकरण विधि, तो समीकरण विधि आपकी क्या है? समीकरण विधि बताती है कि आपके पास जो TR है, यानी कि जो आपके पास टोटल रिवेन्यू है, टोटल रिवेन्यू या जिसको हम बोलते हैं क्या? कुल आय। तो कुल आय आपकी कैसे निकालते हैं? जब हम प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी के साथ, तो हमारे पास क्या आता है? कुल आय हमारे पास आ जाती है, कीमत को जब आप कुल मात्रा के साथ गुणा करते हैं तो। और दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास आता है कॉस्ट, जिसके बारे में मैं वैसे तो डिटेल में काफ़ी बातें अभी भी कर चुका हूँ कि ये आपके पास होती है FC प्लस में BC के, यानी कि स्थिर लागत जमा में ये हमारे पास क्या है? परिवर्तनशील लागत। ठीक। दूसरा अब हमारे पास क्या है? अगर हम बात करें कि ये हमारे पास हो गया, तो एक और चीज़ हम जो हमारे पास ये इक्वेशन है कि ये जो हमारे पास है इसको हम और कैसे लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास और क्या होती है? इसको हम लिख सकते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और मल्टीप्लाई अगर हम इसको क्वांटिटी के साथ कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? फिर भी हमारे पास ये वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इसका जो मतलब है VC का, इसका मतलब है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब जो है वो आपके पास कुल परिवर्तनशील लागत है। तो कुल परिवर्तनशील जो आपके पास ये लागत है, इसका मतलब है कि अगर आप 10 यूनिट किसी गुड्स की आप प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि 10 वस्तु का अगर आपने उत्पादन करा, तो उस 10 वस्तु का उत्पादन करने के लिए आपको जो है 100 के इक्वल क्या है? आपको परिवर्तनशील लागत वहन करनी पड़ती है। तो 100 के इक्वल जब आप इसकी परिवर्तनशील लागत को वहन करते हैं तो ये आपके पास कितनी है? 10 गुड्स की है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें से आप जो एक यूनिट जो है उसका उत्पादन करने के लिए आपको कितनी लागत का वहन करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आप डिवाइड करेंगे क्वांटिटी के साथ, यानी कि अगर आप इसको 100 को डिवाइड कर दें 10 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आता है? ये हमारे पास आता है एक यूनिट की कॉस्ट, कि आप अगर एक यूनिट जो आपने उत्पादन करा है इसकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि एक यूनिट की जो आपके पास कॉस्ट है वो कितनी है? 10 रुपीज़ के इक्वल ये आपके पास कॉस्ट आती है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि ये अगर आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर आपको 10 रुपीज़ दी हुई हो और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ क्वांटिटी के साथ, कितनी? 10। अगर मैं क्वांटिटी यानी कि 10 यूनिट के साथ अगर मैं इसको गुणा करता हूँ तो हमारे पास क्या आती है? कुल परिवर्तनशील लागत हमारे पास आ जाती है, जो कि आपकी किसके बराबर है? 100 के इक्वल ये आपके पास होती है। तो जो आपके पास ये टोटल कॉस्ट है, इस टोटल कॉस्ट को हम कैसे लिख सकते हैं? ये आपके पास VC है, प्लस में हम इसको लिख सकते हैं ABC,
और मल्टीप्लाई यानी कि गुणा हम कर सकते हैं इसको क्वांटिटी के साथ। तो ये हमारे पास आता है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन बनती है जिसको हम लिख सकते हैं कि एक तो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास आता है TR यानी कि टोटल रिवेन्यू, जो कि आपका इक्वल है किसके, P इंटू में Q, यानी कि अगर आप प्राइस और क्वांटिटी को गुणा कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल जो आपके पास रिवेन्यू है उसके इक्वल आ जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है कि आपके पास टोटल कॉस्ट है जो कि आपके पास होती है इस, ये आपके पास स्थिर लागत प्लस में आपके पास एवरेज परिवर्तनशील लागत, और जो आपके पास क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दें क्वांटिटी यानी कि मात्रा के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, औसत परिवर्तनशील लागत। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करा हमने क्यू के साथ, तो ये हमारे पास आता है कुल परिवर्तनशील लागत। तो दो इक्वेशन हमारे पास आती हैं। पहली इक्वेशन जो है हमारे पास वो क्या बनी कि आपके पास जो TR है वो N2 होता है P इंटू में Q, और जो हमारे पास टोटल कॉस्ट होती है वो आपके पास होती है FC प्लस में AVC, और Q से हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। अगर हम बात करें अब ब्रेक इवन पॉइंट की, तो ब्रेक इवन जो पॉइंट है हमारा वो कहाँ पर होता है, तो ब्रेक इवन जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसकी कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि जहाँ पर आपके पास क्या है, टोटल रेवेन्यू इक्वल होता है किसके, टोटल कॉस्ट के। तो ये इक्वेशन क्या है हमारी 1 है। तो हम इन इक्वेशन को नाम देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर आपके पास 2 है और ये इक्वेशन नंबर क्या है आपकी 3 है। तो इन दोनों इक्वेशन को यानी कि इक्वेशन नंबर 2 और जो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है, दोनों को अगर हम रखते हैं, जो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर तो अगर हम इसमें क्या है वैल्यू रखते हैं कि अगर TR जो है, इस TR की जगह में वैल्यू रख दूँ क्या, ये जो हमारे पास PQ है ये, और जो हमारे पास ये TC है, इस TC की जगह जो वैल्यू है हम ये वैल्यू रख देते हैं हमारे पास ये, यानी कि FC प्लस में ABC और Q। तो हमारे पास इक्वेशन बनती है कि आपने क्या करा, इसकी जगह हम रखते हैं PQ, और जो ये हमारे पास है TC, इस TC की जगह हम क्या रख दें, FC प्लस में ये आपके पास है ABC, और ये हमारे पास है Q के बराबर। तो ये हमने क्या है वैल्यू इस तरीके से रख दी हमारे पास। तो उसके बाद हम क्या है कि अगर हमें फ़िक्स कॉस्ट निकालनी हो, तो उस फिक्स कॉस्ट को निकालने के लिए हम ये जो ABC है, अगर हम इसको दूसरी साइड लेके जाते हैं, अगर हम इसको इस साइड लेके जाते हैं Q की साइड, तो इसका जो साइन है वो अभी क्या है प्लस है, तो ये दूसरी साइड जब जाएगा तो ये माइनस में बदल जाता है। तो ये हमारे पास क्या है डेल्टा PQ माइनस में ये हमारे पास क्या हो जाएगा ABC, और ये आपके पास किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारे पास Q के। इसके साथ क्या है ABC और Q जो कि आपके इक्वल है किसके, FC के, यानी कि फिक्स कॉस्ट के। दोनों में यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसमें और जो आपके पास ये जो इक्वेशन है, दोनों के अंदर जो कॉमन है वो हमारे पास Q जो है वो कॉमन है। दोनों में से हम Q को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर आप Q बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर आपके पास बचता है P, और यहाँ पर आपके पास क्या बचता है ABC। तो ये हमारे पास ABC बचता है जो कि आपके पास किसके इक्वल है, ये आपके पास FC के इक्वल है। तो अगर मान लीजिए आपको निकालनी है क्वांटिटी यानी कि कुल मात्रा, अगर हमें आपकी निकालनी है कि किस मात्रा के ऊपर जो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट होगा, तो वो आपका इक्वल होता है किसके, FC। और जो आपके पास ये है, ये आपका जब अगर हम दूसरी साइड इसको लेके जाते हैं तो ये FC के अपॉन में ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं क्या, P माइनस में ABC हम इसको लिख सकते हैं। और इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला बनता है जिसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ये आपके पास यहाँ पर इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि ये आपके पास फिक्स कॉस्ट यानी कि स्थिर लागत, और अपॉन में क्या है आपके पास प्राइस माइनस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम हिंदी में बात करें इसकी, तो हिंदी में हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि आपके पास सम विच्छेद बिंदु जो है, तो सम विच्छेद बिंदु हमारे पास कहाँ पर होगा, ये आपके पास होगा स्थिर लागत। अब
बटे में ये हमारे पास होता है कीमत, माइनस में हम इसको बोलते हैं औसत परिवर्तनशील लागत। तो ये हमारे पास क्या है, औसत परिवर्तनशील लागत हमारे पास होती है। तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं क्या, कि ये हमारे पास सम विच्छेद बिंदु की स्थिति होती है। अगर आपको ये चीज़ें पता हो तो आप इस तरीके से इनको निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन मेथड की, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन मेथड हमारे पास क्या है, ये बेसिकली आपको बताता है कि अगर आप किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसके अंदर कितना कंट्रीब्यूशन यानी कि कितना योगदान आपने दिया है। और ये बेसिकली हम निकालते कैसे हैं, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंश योगदान विधि। ये क्या है हमारे पास, अंश योगदान विधि हम इसको बोलते हैं। और अंश योगदान विधि को हम कैसे निकालते हैं, कि मान लीजिए इसका मतलब क्या है कि अगर आपने किसी वस्तु का उत्पादन करा, ठीक, और उस वस्तु का उत्पादन करने पे जो आपकी टोटल कॉस्ट आई है वो कितनी है आपके पास, 100 रुपये के इक्वल है। ये हमारे पास क्या है, टोटल कॉस्ट है। तो ये जो आपके पास टोटल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट क्या है आपकी दो भागों में बढ़ती है। ये हमें पता है कि टोटल कॉस्ट ये हमारे पास क्या होती है, एक आपके पास फिक्स कॉस्ट होती है और एक आपके पास वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि जो आपके पास 40 है ये आपके पास फिक्स कॉस्ट है, और जो आपके पास 60 है, ये 60 हमारे पास क्या है, ये वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास होती है। तो हम जो हमारे पास ये वीसी है, यहाँ पर हम जो मानते हैं कि आपके पास जो ये वीसी है, वेरिएबल कॉस्ट जो हमारे पास है, इसी को हम मानते हैं कॉस्ट एक्चुअल में। तो ये हमारे पास क्या एक तरीके की कॉस्ट है। और जो ये आपके पास 40 बचता है, ये 40 आपके पास क्या है, हम इसको मान लेते हैं कि ये आपके पास कंट्रीब्यूशन, ये आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम इसको बोलते हैं, जो कि आपके पास क्या है 40 के इक्वल है, यानी कि 40 के इक्वल ये हमारे पास होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि आपके पास जो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, यानी कि कुल अंश योगदान की अगर हम बात करें, तो कुल अंश योगदान जो है वो बराबर होता है किसके, कुल स्थिर लागत के। तो कुल स्थिर लागत के बराबर क्या है हमारे पास, हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कुल अंश योगदान होता है। तो जिस भी स्थिति के अंदर आपके पास टीएमसी बराबर होता है किसके, टीएफसी के, तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं कि ये आपके पास क्या है, कुल ये आपके पास क्या है, कुल कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम इसको बोलते हैं, जो कि आपके इक्वल है किसके, टोटल फिक्स कॉस्ट के। तो इसी को हम और आपका कैसे लिखा जा सकता है कि आपके पास जो ये आता है टोटल फिक्स कॉस्ट, इसी के अंदर हम दो चीज़ों को ऐड करते हैं, एक आपका प्रॉफिट और दूसरा हमारे पास फिक्स कॉस्ट। कि अगर हम मानते हैं ये हमारे पास क्या है, टोटल जो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, इसके अंदर बेसिकली दो चीज़ों को ऐड किया जाता है। एक को हम बोलते हैं टीएनपी और एक को हम बोलते हैं टीएफसी। जो टीएनपी है इसका मीनिंग क्या है, टीएनपी को हम बोलते हैं टोटल नेट प्रॉफिट, टोटल नेट प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं कुल शुद्ध लाभ। तो ये हमारे पास क्या है, कुल शुद्ध लाभ के बराबर ये हमारे पास स्थिति इसकी होती है। तो जहाँ पर ये अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को, यानी कि आपके पास कुल लाभ को और जो हमारे पास स्थिर लागत है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास किसके इक्वल आती है, टीएमसी यानी कि टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन के इक्वल ये हमारे पास आती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कुल अंश मेथड, जिसको हम बोलते हैं कुल अंश योगदान, जिसको हम बोलते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, इसके इक्वल आता है। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका निकालने का जो सिंपल फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर हमने जो माना है कि इन दिस सिचुएशन ब्रेक इवन पॉइंट सिचुएशन इन विच टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट, और हम इसको क्या है इज इक्वल टू कि अगर हम बात करें एवरेज की, कि अगर मान लीजिए आपको निकालना है इसका एवरेज, यानी कि औसत
अंश योगदान अगर हमें निकालना है तो औसत अंश योगदान, जिसको हम बोलते हैं ACM। ACM हम कैसे निकालते हैं? ACM निकालने का जो फॉर्मूला है वो TCM, और इसको हम जो है डिवाइड कर दें Q के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाता है ACM के इक्वल, यानी कि एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन या औसत अंश योगदान हम इसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? औसत अंश योगदान हमारे पास आता है। यहाँ पर जो एक स्थिति हम जो है वो मान के चलते हैं, दूसरा एक जो कंडीशन है वो ये है कि अगर मान लीजिए आपको निकालना है क्या? एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं? टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हैं हम क्वांटिटी के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? TFC, और जब ये दोनों हमने निकाल लिए कि TFC को हमने डिवाइड कर दिया क्वांटिटी के साथ, तो हमारे पास क्या आ गए? एक तो हमारे पास आ जाता है ये एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और दूसरा हमारे पास क्या है? एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पे आपकी जो ब्रेक इवन की जो कंडीशन है वो दो जगह बनती है। एक तो आपके पास क्या है? जहाँ पर TMC इक्वल हो किसके? TFC के। एक चीज़ जो आप यहाँ पे नोट करेंगे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि TNP, यानी कि जो आपके पास टोटल नेट प्रॉफिट है, यानी कि कुल शुद्ध जो लाभ है, वो हमारे पास क्या है? 0 है। तो ये हम मान के चल रहे हैं, तभी ये कंडीशन जो है आपकी एक दूसरे के इक्वल आती है। दूसरी इसके अंदर कंडीशन और क्या हो सकती है कि जहाँ पे आपका ACM बराबर होता है किसके? AFC के इक्वल जहाँ पर होता है, वहाँ पर भी आपका पास क्या है? इक्विलिब्रियम होता है इन दोनों के बीच में। तो ये दो स्थितियाँ हमारे पास हो गई। तो इन दो स्थितियों से हम जो है ब्रेक इवन पॉइंट को निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या है? इसको हम जो हमारे पास डायग्राम है इसका, उस डायग्राम से भी हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या है? दो एक्सिस दिए हुए हैं। एक हमारे पास O एक्सिस है जिसके ऊपर हमने आउटपुट को लिया है, और एक हमारे पास क्या है? OY एक्सिस है जिसके ऊपर हमने लागत को लिया है, रिवेन्यू को लिया है यानी कि आय को, और एक हमने लिया है प्रॉफिट्स यानी कि लाभ। तो OY एक्सिस के ऊपर हमने तीन चीज़ों को लिया है। ये हमारे पास क्या है? TR जो है हमारे पास टोटल रिवेन्यू है। चलिए मैं आपको ये जो डायग्राम है वो मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ ताकि समझना जो है हमारे लिए आसान रहे। तो ये हमारे पास मान लेते हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास ये हमारे पास है O एक्सिस, ये हमारे पास है OY एक्सिस। यहाँ पर हमारे पास क्या है? आउटपुट है। OY एक्सिस के ऊपर हमने कॉस्ट को लिया है, रिवेन्यू को लिया है, और एक हमारे पास प्रॉफिट है। इन तीन चीज़ों को हमने लिया है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि इस डायग्राम से थोड़ा सा मैं अलग आपको बना देता हूँ ताकि आपको समझना और भी आसान रहे कि ये हमारे पास क्या है? फिक्स कॉस्ट के इक्वल है, ठीक। और उसके बाद हमारे पास क्या है? वैसे आप जो है फिक्स कॉस्ट मान लेते हैं, चलिए इसमें भी हम ले सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। ये हमारे पास क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। उसके बाद ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास होती है टोटल कॉस्ट, और ये हमारे पास क्या है? इसको हम बोलते हैं रिवेन्यू, यानी कि ये हमारे पास क्या है? TR है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये तो आपके पास अगर हम इस पॉइंट तक, यहाँ तक अगर हम बात करें इसकी, तो ये आपके पास किसके इक्वल है? ये हमारे पास आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट के, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कुल परिवर्तनशील लागत। तो ये हमारे पास क्या है? परिवर्तनशील लागत है कुल। ये जो आपका गैप है, यानी कि जो आपका गैप है किसके बीच में? टोटल कॉस्ट और जो आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो ये गैप है, इसको हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट, यानी कि ये हमारे पास क्या है? स्थिर लागत। ये हमारे पास क्या है? स्थिर लागत है, जो कि आपके पास ये भी है, लेकिन ये इसका जो गैप है वो बेसिकली ये आपका यहीं पर शो किया गया है। तो इसको भी हम बोलते हैं, ये आपके पास क्या है? फिक्स कॉस्ट हमारे पास होता है। और ये हमारे पास क्या है? टोटल रिवेन्यू हमारे पास दी हुई है। तो ये चीज़ें हमारे पास हैं।
उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका जो प्रॉफिट है और जो लॉस है उसकी कंडीशन क्या होती है, तो वो चीज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रॉफिट और जो लॉस की कंडीशन है उसकी स्थिति अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपके पास जो इस पॉइंट की अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ई है। और इस ई पॉइंट के ऊपर कंडीशन क्या है कि यहाँ पर आपके पास टोटल रिवेन्यू जो है आपकी वो इक्वल है किसके, टोटल कॉस्ट के। या हम इसको एक और चीज़ जो है वो देख सकते हैं कि इसी पॉइंट के ऊपर हम इसको लिख सकते हैं कि ये आपके पास TMC जो कि आपके बराबर है किसके, TNP प्लस में ये आपके पास किसके इक्वल है, TFC के। तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं कि ये आपके पास क्या है, ब्रेक इवन कंडीशन हमारे पास होती है। तो ये हमारे पास जो ई पॉइंट है, ये ई पॉइंट हमारे पास क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट को शो करता है। तो अगर किसी को ये डाउट है कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है, तो इसके अंदर ये जो आपके पास TMC है वो आपका जो है वो TR माइनस में TVC क्यों लिखा गया है, तो इसका सिंपल मीनिंग है कि आप मान लेते हैं कि आपने 100 रुपये जो है वो कमाए। अगर 100 रुपये आपकी कमाई में से हम जो अगर इसकी कुल परिवर्तनशील लागत को, यानी कि अगर मान लीजिए इसने कुल परिवर्तनशील लागत इसकी 70 रुपये है, तो 30 रुपये आपके पास क्या है जो बचते हैं वो इस 30 रुपये के अंदर दो चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं। क्या कि एक तो आपके पास जो फिक्स कॉस्ट जो आपके पास स्थिर लागत है वो, और साथ में एक इसमें जो इंक्लूड होता है वो आपके पास होता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट यानी कि जिसको हम बोलते हैं शुद्ध लाभ। तो ये क्या है, आपके पास शुद्ध लाभ होते हैं। तो ये जो आपके पास TNC आया है निकालने के बाद, तो इस TNC के अंदर भी क्या है, दो चीज़ें हैं। एक तो आपके पास फिक्स कॉस्ट और एक है आपके पास नेट प्रॉफिट यानी कि कुल लाभ। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपके पास ये TNC जो है, जो आपके पास TNM है, या आपके पास जो TCN है, सॉरी TCM जो है हमारे पास वो किसके इक्वल है, वो आपके पास होता है TNP प्लस में हम इसको लिख सकते हैं TFC के इक्वल, ये हमारे पास होता है। तो हम इस तरीके से इन चीज़ों को लिख सकते हैं। और हमें पता है कि जो आपके पास ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं लॉस। ये लॉस क्यों है हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर क्या है हमारे पास, टोटल रिवेन्यू इज़ लेस देन टोटल कॉस्ट, कि जो आपके पास कुल लागत है वो आपके पास ज़्यादा है और जो कुल आय है वो हमारे पास कम है। दूसरा, ये जो हमारे पास पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। क्यों, यहाँ पर हमारे पास टोटल रिवेन्यू इज़ ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट, यानी कि कुल आय आपकी ज़्यादा है और कुल लागत आपकी कम है। उसके बाद अगर हम बात करें मार्जिनल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, कि आपकी जो ब्रेक इवन पॉइंट है इसकी मार्जिनल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होती हैं, तो ये बेसिकली आपका वैसे इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है भी नहीं, लेकिन अगर हम फिर भी अगर हम बात करें कि अगर हम मैनेजरियली इसको देखें कि आप प्रबंधकीय, अगर आप मान लीजिए मैनेजर हैं किसी कंपनी में, तो उस कंडीशन में चीज़ों को किस प्रकार से देखा जाता है, तो इसको हम प्रबंध किए क्या बोलते हैं, ये हमारे पास प्रबंधकीय उपयोग वाली बातें हैं कि अगर आप प्रबंधक हैं किसी कंपनी में, आप एक मैनेजर हैं, तो वहाँ पर आप चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो फर्स्ट जो इसके अंदर आता है हमारे पास, जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन इसके अंदर आती है वो क्या है हमारे पास, कि यहाँ पर आपके पास कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल टू अटेन टारगेट प्रॉफिट, इसको हम हिंदी में क्या लिखते हैं, लाभ का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बिक्री की मात्रा की गणना कि आप किस तरीके से अगर कोई आपको टारगेट दे दे कि आपको जो है प्रॉफिट कमाना है 100 रुपीज़, तो इस 100 रुपीज़ प्रॉफिट के लिए आप कितनी सेल करेंगे, कितनी आप बिक्री करेंगे,
तो उसके लिए क्या है डिसीजन लिए जाते हैं इसके अंडर। तो ये जो क्या है हम इसके अंदर कुछ फॉर्मूले जो हैं वो यूज़ करते हैं। रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ सेल, कि आप कितनी सेल करेंगे, तो उस सेल के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चन में दे देता है कि कुछ चीज़ें आपको जब अगर पता हो, जैसे आपके पास पता हो आपको कि आपके पास तेल लागत कितनी है, टारगेट प्रॉफिट आपके पास कितना है, और फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिन पर यूनिट आपके पास कितना है, यानी कि आप हर एक जो यूनिट है यानी कि हर एक इकाई के लिए आपका कितना अंश स्थान है, तो अंश योगदान की यहाँ पे बात करी गई है। तो वो हमारे पास अगर हमें पता हो तो हम इजीली क्या है निकाल सकते हैं कि आपका जो ट्रेड है वो कितना ज़्यादा आपके पास होना चाहिए, कितना ज़्यादा आप जो है सेल की कितने यूनिट आप बेचें किसी भी गुड्स की, यानी कि आप अगर जो है वो 100 रुपीज़ प्रॉफिट करने का आपने क्या है एक टारगेट बनाया है, एक लक्ष्य आपने बनाया है, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप जो एक गुड्स है इसकी 10 यूनिट बेचेंगे या 20 यूनिट बेचेंगे, वो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा इसको याद करना, तो आप फॉर्मूले जो हैं उनको स्किप कर दें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा हमारे पास आता है सेफ़ मार्जिन। सेफ़ मार्जिन जो है इसको हम हिंदी में जो है हमारे पास बोलते हैं सुरक्षा मार्जिन, हम इसको कह सकते हैं। सेफ़ को हम बोलते हैं सुरक्षा। तो सुरक्षा मार्जिन हमारे पास क्या होता है कि सुरक्षा मार्जिन या सेफ्टी मार्जिन रेफर्स टू द लिमिट टू विच द सेल्स में फॉल येट द फर्म मे हैव नो फियर टू लॉस। यानी कि ये कहता है कि आपके पास सेफ्टी मार्जिन एक ऐसी कंडीशन है कि मान लीजिए कि अगर किसी भी जो फर्म है आपके पास, उस फर्म की अगर सेल कम भी हो जाए, यानी कि उसकी अगर बिक्री कम भी हो जाती है, तो इतना जो फर्म है वो अपने पास रखती है स्पेस कि उसको जो लॉस होने का डर है वो लॉस होने का डर नहीं रहता। तो नो लॉस का क्या है उसको फियर नहीं रहता कि उसको लॉस होंगे भविष्य के अंदर। तो इस कंडीशन को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इस कंडीशन को निकालने के लिए क्या है सेफ मार्जिन के लिए एक्चुअल सेल और माइनस अगर हम इसके अंदर कर दें ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि हमें पता है ब्रेक इवन जो सेल है वो आपके पास क्या होती हैं टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू जहाँ पर एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो मान लेते हैं कि ऐसी कंडीशन के अंदर आपके पास क्या है 40 जो यूनिट है वो आप सेल करते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट पर। तो हमारे पास क्या है अगर एक्चुअल सेल में से अगर हम इस 40 यूनिट को निकाल दें तो हमारे पास जो बचेगी वो हमारे पास क्या है सेफ्टी मार्जिन हमारा पास बच जाता है। कि अगर मान लेते हैं आपकी जो एक्चुअल सेल है वो एक्चुअल सेल कितनी है 100 के इक्वल है, और ब्रेक इवन आपके पास कितनी है 40 है। तो अगर आपके पास जो 60 है ये आपके पास क्या है एक स्पेस मार्जिन आता है। स्पेस मार्जिन का मतलब है कि अगर आपकी जो फर्म है अगर उसको 60 यूनिट के इक्वल भी आप उसकी जो बिक्री है अगर वो कम हो जाती है तो भी उसको लॉस नहीं होंगे। तो यहाँ तक 60 यूनिट तक वो अपने प्रोडक्शन अगर कम भी होता है तो भी उसको प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आता है रिक्वायरमेंट ऑफ सेल फॉर ऑफ सेट प्राइस रिडक्शन, कि अगर आपके पास जो है विक्रय मूल्य की कमी को पूरा करने के लिए विक्रय मात्रा, ये क्या कह रहा है कि आपके पास विक्रय मूल्य की कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक विक्रय मात्रा, कि अगर मान लीजिए किसी भी वस्तु की अगर कीमत आपने कम करी, कि मान लेते हैं आप किसी भी जो गुड है उसकी 100 यूनिट जब आपने आप बेच रहे थे तो एक यूनिट का प्राइस जो है वो आपने रखा था, जो आपने एक यूनिट का जो प्राइस है वो रखा आपने 10 रुपीज़। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए इसके प्राइस आप कम भी अगर आपके हो जाते हैं कि कम होकर आपके प्राइस कितने हो गए 8 रुपीज़ हो गए, तो ये कहता है कि ऐसी स्थिति के अंदर आप कितनी वस्तुएं बेचें ताकि आपको जो प्राइस जो आपने कम करा है 2 रुपये 8 से आपने 10 से आपने 8 कर दिया, तो आप कितनी इन यूनिट्स को जो है वो इंक्रीज़ करें ताकि आपको लॉस ना हो। तो उस स्थिति की यहाँ पे बात करी गई है, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, उसका ये फॉर्मूला है हमारे पास F प्लस में ये हमारे पास PT है और ये नीचे हमारे पास क्या है SN माइनस में V। तो QN हमारे पास है नेट क्वांटिटी फॉर सेल,
कि आपके पास कितनी क्वांटिटी आप जो है वो बेचेंगे। एफ हमारे पास है फिक्स कॉस्ट, और पीटी हमारे पास है प्रॉफिट टारगेट, कि आपका जो प्रॉफिट का टारगेट है वो कितना है। और एसएन है हमारे पास न्यू सेल प्राइस, यानी कि पहले जो आपके पास सेल प्राइस थे वो 10 थे, तो अब ये है आपके पास 8, इसको हम बोलते हैं एसएन, यानी कि न्यू प्राइस फॉर सेल है। और वी हमारे पास है वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि आपके पास परिवर्तनशील लागत। अगर आपको ये सारी चीज़ें दी हुई हो तो आप क्या निकाल सकते हैं, क्यू एन, यानी कि आप कितनी क्वांटिटी को आप इंक्रीज़ करेंगे वो इसके अंदर यहाँ पर बात करी गई है। उसके बाद आता है सेल रिक्वायर्ड टू मीट द पर्पस, कि आप ने जो उद्देश्य बनाया है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप जो है वो कितनी जो सेल है उसकी रिक्वायरमेंट आपको होती है, कितनी बिक्री की आवश्यकता आपको होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आपके पास जो एडिशनल सेल्स है वो कैसे निकालते हैं, कि आपके पास परपोज्ड टू एक्सपेंड नेचर वो जो आपके पास होता है वो, और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कि आप कंट्रीब्यूशन आपका पास यूनिट कितनी होती है, योगदान कितना होता है एक यूनिट के अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाता है, सेल रिक्वायर्ड टू मीट द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिचर। उसके बाद हमारे पास आता है चेंज इन प्राइस, कि अगर किसी वस्तु की जो कीमत है अगर उसके अंदर परिवर्तन होता है तो उसका मूल्य घटन उसका जो मूल्य है अगर वो कम करना पड़े एक फर्म को, तो उस मूल्य को कम करने के बाद भी क्वांटिटी को कितना बढ़ाया जाए ताकि फर्म को लॉस ना हो। कि मान लेते हैं जो आपके पास एक फर्म है उसके पहले किसी गुड्स के जो है वो 10 यूनिट जो यहाँ पे जो ये 10 है, ये 10 आपके पास क्या है, प्राइस है, कि 10 रुपीज़ उसके पास क्या है, प्राइस है। और इस प्राइस को अगर वो कम भी कर दे, कि अगर इसके जो प्राइस है उसको कम करके 7 रुपीज़ कर दिया जाता है, तो ये कहता है कि अगर आप इस 7 रुपीज़ अगर आप इसको कम करते हैं तो आप इस क्वांटिटी को कितना बढ़ाएं ताकि आपके जो लॉस हैं वो आपको ना हो, यानी कि सेल को बढ़ाकर आप क्या है लॉस से बच पाएँ, तो उसकी यहाँ पर बात की गई है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास आता है चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, कि जो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट या जिसको हम बोलते हैं परिवर्तनशील लागत, कि परिवर्तनशील जो लागत है, परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन, कि आपके पास जो ये वेरिएबल कॉस्ट होती है अगर इसमें चेंज होता है तो जो फर्म है उसको नई क्वांटिटी जो है वो फाइंड करनी होती है। कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए फर्म की कि जिसके अंदर जो फर्म है उसको अपनी वेरिएबल जो कॉस्ट है उसके अंदर चेंज करने पड़ जाएं, जो परिवर्तनशील लागत है अगर उसमें परिवर्तन करने पड़ जाएं, और फर्म चाहती है कि जो उसके पास जो प्रॉफिट है, जो उसकी लाभ की स्थिति है, उस लाभ की स्थिति को बनाए रखना चाहती है। कि जैसे अगर मान लेते हैं उसको जो है वो 100 रुपीज़ प्रॉफिट होते हैं, तो इस 100 रुपीज़ के जो प्रॉफिट है फर्म इसको हर कंडीशन में बनाए रखना चाहती है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे उसको जो वेरिएबल कॉस्ट है इसको चेंज करना पड़ता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि पहले वेरिएबल कॉस्ट थी आपके पास 10 रुपीज़, तो कुछ कंडीशन के कारण जो ये वेरिएबल कॉस्ट है ये फर्म की जो है वो बढ़कर 15 रुपीज़ हो जाती है। तो ये जो 15 रुपीज़ जब 10 से 15 रुपीज़ हुई तो इस कंडीशन में जो फर्म के प्रॉफिट हैं और प्रॉफिट क्या है, कम होने चाहिए। लेकिन फर्म चाहती है कि उसके जो प्रॉफिट है वो कम ना हो, तो इस जो प्रॉफिट है ये कम ना हो, इसके लिए फ़र्म को क्या करना पड़ेगा, जो उसकी सेल्स जो हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको बढ़ाने के लिए जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कहाँ पर, नई क्वांटिटी जो है वो कितनी की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए दो फॉर्मूले जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास आता है कि QN, यानी कि QN है हमारे पास, जिससे हम न्यू क्वांटिटी यानी कि नई जो क्वांटिटी है उसको ढूंढते हैं। इसके लिए आपके पास क्या है, FC प्लस में P, ये आपके पास SP है और ये आपके पास VCN है। तो FC जो है हमारे पास वो शो करता है फिक्स कॉस्ट को यानी कि स्थिर लागत को, P से हम जो है वो प्रॉफिट यानी कि लाभ को बताते हैं, और जो SP है वो हमारे पास है सेलिंग प्राइस जिसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, और VCN जो है हमारे पास वो न्यू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास है। न्यू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का जो यहाँ पे मतलब है कि अगर आप की जो कॉस्ट है वो पर यूनिट कितनी आई है, कि पहले जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी मान लेते हैं वो आपके पास 10 रुपीज़ थी,
तो जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एक यूनिट जो है उसकी न्यू वेरिएबल कॉस्ट आपकी क्या आती है कि ये आपकी इंक्रीज होकर 15 हो जाती है। तो ये 15 रुपीज़ क्या है आपकी न्यू वेरिएबल कॉस्ट है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हो तो इन चीज़ों के पता होते हुए आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के आप जो है नई क्वांटिटी को ढूंढ सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है कि आपके पास फाइंड आउट द न्यू सेल प्राइस, कि अगर आप नई विक्रय लागत जो है अगर उसको निकालना चाहते हैं तो वो किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। कि आपके पास क्या है, ये है आपके पास न्यू सेलिंग प्राइस, अगर जो सेलिंग प्राइस आप ढूंढ रहे हैं वो, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एस पी यानी कि जो आपके पास विक्रय लागत है उस विक्रय लागत में आप क्या करेंगे, जो न्यू आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है उसमें से पुराने वाली जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको माइनस कर देंगे। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपके पास एस पी एन है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, न्यू सेल्स प्राइस है, कि नई विक्रय लागत है जो कि आपके इक्वल है किसके, एसपी के। एसपी हमारे पास क्या है, ओल्ड सेल प्राइस है, यानी कि पुराने वाले जो आप सामान बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट, और ये आपके पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास VCN के। तो VCN हमारे पास क्या है, न्यू वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारे पास क्या है, न्यू वेरिएबल कॉस्ट है। और अगर हम इसमें से माइनस कर दें क्या, VC जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारे पास क्या है, ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट ये हमारे पास होती है। तो अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें दी हुई हों तो उस कंडीशन के अंदर क्या है, हम न्यू सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है चेंज इन फिक्स कॉस्ट, यानी कि जो आपके पास स्थिर लागत में परिवर्तन, स्थिर लागत में परिवर्तन, कि आपके पास जो फिक्स कॉस्ट होती है तो कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जो फर्म है वो जो न्यू मशीन है वो इम्प्लीमेंट करनी पड़ जाए, या कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो जो फर्म है उसको अडॉप्ट करना पड़ जाए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर होता क्या है लॉन्ग रन में, कि जो फर्म है उसको अपनी फिक्स कॉस्ट को चेंज करना पड़ता है, जो उसकी स्थिर लागत है उस स्थिर लागत में कुछ परिवर्तन करने पड़ते हैं फर्म को। तो इस स्थिर लागत में परिवर्तन जब फर्म करती है तो इसके कारण जो है जो फर्म की सेलिंग है, जो आपके पास फिक्स कॉस्ट है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। और ऐसी कंडीशन के अंदर जो प्रॉफिट जो है फर्म के कम हो जाते हैं। तो अगर फर्म मान लीजिए अपने जो प्रॉफिट जो है, इसके जो लाभ जो कम हुए हैं, ये जो लाभ कम हुए हैं, तो फर्म क्या है, अगर अपने पहले वाले लेवल के ऊपर ही बना रहना चाहती है कि उसके जो प्रॉफिट है ये कम ना हो, तो इसके लिए फर्म को क्या है, जो अपनी सेल्स है उस सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो सेल्स को बढ़ाने के लिए फर्म किस जो कितनी क्वांटिटी है उसको बढ़ाए, तो इसके लिए क्या है, हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं। एक के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं न्यू क्वांटिटी फॉर सेल, कि जो आपकी नई वस्तुएं हैं वो कितनी सेल की जाए। तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे पास क्या है, QN है, जो कि आप न्यू क्वांटिटी फॉर सेल, की पहले आप कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे थे और आपको कितनी क्वांटिटी जो है वो सेल करनी है। फॉर एग्जांपल कि आप 2020 में जो प्रॉफिट अर्न कर रहे थे वो 100 रुपीज़ आप प्रॉफिट क्या थे, अर्न कर रहे थे, और इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आप किसी भी गुड्स की क्या है 100 यूनिट को ही आप सेल कर रहे थे। ठीक, अब 2021 के अंदर क्या होता है, आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। जो फिक्स कॉस्ट है अगर वो बढ़ जाती है तो उससे आपके जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके जो प्रॉफिट है वो क्या रहे, ये 100 रुपीज़ ही आपके प्रॉफिट आप रखना चाहते हैं। तो इस कंडीशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये वाली यूनिट है सेल की, इस सेल की यूनिट को आपको 100 से बढ़ा के 120 यूनिट करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन जो है हम कितनी यूनिट जो हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए हम ये फार्मूला जो है यहाँ पर यूज़ करते हैं, कि आपका ये होता है Q प्लस में FCN प्लस में FC, ये आपके पास होता है SP माइनस में VC। जो हमारे पास Q होता है, Q हमारे पास क्या है, ओल्ड सेल क्वांटिटी है, यानी कि जो पुरानी वाली जो पुरानी क्वांटिटी हमने जितनी बेची है वो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि आपके पास क्या है, QN है। QN जो हमें शो करता है वो न्यू क्वांटिटी को शो करता है, यानी कि नई जो आपके पास मात्राएं हैं उसको, वस्तु की, इक्वल होता है किसके, Q के। ये Q क्या है हमारे पास, ओल्ड क्वांटिटी है, प्लस इसके अंदर हमारे पास क्या है, FCMN है हमारे पास, और ये हमें क्या शो करता है, ये हमें शो करता है न्यू फिक्स कॉस्ट। ये हमें क्या, न्यू फिक्स्ड कॉस्ट है हमारे पास, और ये न्यू फिक्स कॉस्ट जो हमारे पास है
इसको हम बोलते हैं नई जो आपके पास स्थिर लागतें हैं वो, प्लस में एफ सी हमें क्या शो करता है, ओल्ड फिक्स कॉस्ट यानी कि पुरानी जो आपके पास स्थिर लागतें हैं वो, अपॉन में ये हमारे पास आता है किसके, एस पी यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्या, सेल प्राइस, ये हमारे पास है सेल प्राइस, माइनस में ये है वीसी जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला होता है कि अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं न्यू सेलिंग प्राइस, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास क्या है, एस पी एन है। एस पी एन हमारे पास किस चीज़ को शो करता है, न्यू सेल प्राइस को। ये आपका इक्वल किसके होता है, एस पी प्लस में आपके पास एफ सी एन, ये माइनस में आपके पास क्या है, एफ सी अपॉन में क्यू। ये हमारे पास जो एस पी है ये हमारे पास है ओल्ड सेल प्राइस, ये हमारे पास है फिक्स कॉस्ट, ये क्या है, न्यू फिक्स कॉस्ट है, न्यू एफ सी है, और ये हमारे पास क्या है, ओल्ड फिक्स कॉस्ट है, और ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटी यानी कि मात्रा। तो ये चीज़ें जब दी हुई हो तो आप चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है चेंज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि अगर जो किसी भी जो फर्म है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि प्रॉफिट को इफ़ेक्ट करते हैं। कि अगर तो जैसे आपका मान लेते हैं कि अगर किसी गुड्स के आपने सेल प्राइस को बढ़ा दिया, कि पहले आप किसी गुड को जो है उस कितने रुपीज़ में सेल कर रहे थे, 10 रुपीज़ में आप सेल कर रहे थे, तो जब आपने इस 10 रुपीज़ में जब इस गुड को सेल किया तो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे थे 2 रुपीज़, ठीक, 2 रुपीज़ आपका क्या था, प्रॉफिट था। अब मान लीजिए आपने इसकी जो सेल प्राइस है उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 15 रुपीज़। तो इस 15 रुपीज़ के जब आपने सेल प्राइस किया तो आपके जो प्रॉफिट है वो मान लेते हैं कि आपके पास कितने आए हैं, 5 रुपीज़। तो ये जो प्रॉफिट है वो आपके इंक्रीज़ हो गए। तो प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है अगर वो चेंज हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या चीज़ें आपकी आएंगी। तो एक तरीके से तो आपका जो प्रॉफिट है वो इस तरीके से आपका बदल सकता है सेल प्राइस में बढ़ने से या कम होने से। दूसरा आपका प्रॉफिट जो है किस तरीके से बढ़ सकता है कि अगर मान लीजिए आपने 2 यूनिट किसी भी गुड की जो है वो सेल करी है, कि अगर आप 2 यूनिट जो है गुड की सेल करते हैं तो आपको जो प्रॉफिट है वो 10 रुपीज़ के इक्वल मिलता है। लेकिन अगर आप इस क्वांटिटी को 100 यूनिट कर दें तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, वो प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज़ होकर हो सकता है कि वो 1000 रुपीज़ के इक्वल हो जाए। तो जब आपके उत्पादन की जो क्षमता है वो बढ़ने से आपके प्रॉफिट क्या हैं, बढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है 9th पॉइंट जो आपको बताता है कि आपके जो वैकल्पिक मूल्यों का प्रभाव, कि अल्टरनेट जो प्राइस हैं उसका जो है प्रभाव क्या होता है। कि यहाँ पे देखिए जो आपके ये जो अलग अलग हमारे पास जो डायग्राम दिया हुआ है इसके अंदर आपके पास क्या है, ओ एक्सिस है जिसके ऊपर क्वांटिटी को लिया है, और जो ओ वाई एक्सिस है इसके ऊपर हमने कॉस्ट और जो रिवेन्यू है इसको लिया है, यानी कि लागत और आय को हमने लिया है। ये आपके पास जो है ये कर जो है आपका, ये आपका शो करता है किसको, एफ सी को, यानी कि फिक्स कॉस्ट को। और ये हमारे पास जो ऊपर दिया हुआ है ये आपके पास क्या है, टोटल कॉस्ट कर्व है, और जो इसके बीच का गैप है यानी कि आपका टी सी और जो आपके पास एफ सी है, इनके बीच का जो ये गैप है इसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये बता रहा है कि अगर मान लीजिए आपकी जो अलग अलग जो प्राइस है, अगर वो प्राइस कम या ज़्यादा होते हैं तो इस कंडीशन के अंदर जो आपके प्रॉफिट है वो भी क्या होंगे, कम या ज़्यादा होते हैं। कि अगर मान लीजिए आपकी जो टोटल कॉस्ट है उसको मान लेते हैं कि वो आपके पास कितनी है, 20 रुपीज़ है। सॉरी, यहाँ पे टोटल कॉस्ट हम 20 नहीं ले सकते क्योंकि देखिए ऊपर यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6 रुपये प्राइस दे रखे हैं, और ये मिनिमम से मिनिमम कितने हैं, 3 रुपीज़ है। तो मान लेते हैं आपकी टोटल जो कॉस्ट है उसको मान लेते हैं 2 रुपीज़ के इक्वल। तो अगर मान लीजिए आपके प्राइस क्या है, 6 रुपये हैं, यानी कि आपकी जो टोटल रेवेन्यू है वो 6 रुपये है, टोटल कॉस्ट आपके पास क्या है, 2 रुपीज़ है। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना आया, प्रॉफिट है हमारे पास 4 रुपीज़ के इक्वल, क्योंकि अगर आप रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो जो आपके पास बचेगा वो प्रॉफिट बचेगा। उसी तरीके से अगर आपके पास 5 रुपये जो है आपके पास टोटल रेवेन्यू हो जाता है तो टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी है, 2 रुपीज़ ही है, तो प्रॉफिट आपके कम हो गए। तो जैसे जैसे आपके जो प्राइस है वो कम आते हैं तो आपके जो प्रॉफिट जो है वो
कम होते चले जाएंगे। तो जो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है डिसीजन रिगार्डिंग एडिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट और ड्रॉपिंग ओल्ड प्रोडक्ट, कि आप क्या है निर्णय लेते हैं किस बारे में कि आपका जो नई वस्तु का उत्पादन आप करने के लिए, नई वस्तु का उत्पादन करने के लिए, या फिर आप डिसीजन लेते हैं कि आपके पास जो पुरानी वस्तुएं हैं उस पुरानी वस्तु को छोड़ने के लिए। तो आप इस तरीके के जो निर्णय है वो लेते हैं, तो उसके अंदर जो है आपकी ब्रेक इवन जो पॉइंट है वो हेल्प करता है कि ब्रेक इवन पॉइंट एनालाइज द इनेबल ए फर्म अराइव इन फाइनल डिसीजन वट एवर टू इंट्रोड्यूस एनी न्यू प्रोडक्ट और नॉट। इट इज़ also help to find out the decision whatever it's continue the product of existing good और discontinue, कि जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं सम विच्छेद, जो आपका बिंदु होता है, सम विच्छेद जो बिंदु है ये आपका हेल्प करता है एक फर्म को कि वो कब मार्केट के अंदर जो है वो न्यू प्रोडक्ट लेके आए और कब जो है वो पुराना प्रोडक्ट जो है वो सेल करना बंद करें या पुराना जो प्रोडक्ट है उसका उसको सेल करती रहें। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं कि आपकी कोई कंपनी है मोबाइल की, जैसे MI है, और MI का मान लेते हैं मार्केट में क्या है अभी जो मोबाइल है नोट 8 मान लेते हैं कि नोट 8 कोई मोबाइल फ़ोन जो है वो अभी सेल कर रही है ये करंटली, ठीक। तो जो MI है उसको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो मार्केट के अंदर जो है न्यू कोई प्रोडक्ट, यानी कि मान लेते हैं न्यू नोट 9 जो है वो मार्केट के अंदर लेके आए या ना लेके आए। एक तो ये डिसीजन उसको लेना है। दूसरा उसको जो डिसीजन लेना पड़ेगा वो ये है कि जो आप ये नोट 8 जो है वो सेल कर रहे हैं, ये सेल जो है आप कंटिन्यू रखें, यानी कि इसको आप बेचते रहें लगातार, या इस सेल को भी आप बंद कर दें। तो इस प्रकार के जो डिसीजन है उसको हेल्प लेने में आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो हेल्प करता है। 11th जो हमारे पास पॉइंट आता है प्रोड्यूस और बाय डिसीजंस, के जो आपका फर्म होती है वो इस तरीके में हेल्प करती है कि कोई भी जो वस्तु है उसका उत्पादन खुद करे, यानी कि जो गुड़ है उसका उत्पादन करें, या फिर उसको क्या करे वो खरीद कर मार्केट के अंदर बेच सके। जैसे कि जो हमारे पास ऊपर एग्जांपल लिया है कि एक तो जो फर्म है उसके पास दो तरीके के डिसीजन होते हैं, जैसे MI है कि जो ये नोट 8 का जो प्रोडक्शन है, एक तो ये क्या है अपने आप कर सकती है सेल्फ यानी कि अपने पास क्या है खुद ही इसका उत्पादन कर सकती है। तो एक तो ये डिसीजन है। दूसरा क्या कर सकती है कि ये अपना जो ये नोट 8 प्रो जो ये मार्केट में सेल कर रही है इसका प्रोडक्शन किसी सेकंड जो आपके पास इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री से क्या करवाए इसका प्रोडक्शन करवा सकती है और फिर उसको मार्केट में सेल करे। तो इस टाइप की जो डिसीजन है वो भी फर्म क्या है ले सकती है ब्रेक इवन पॉइंट को अगर वो जानती है तो। उसके बाद आती है चॉइस ऑफ प्रमोशन मिक्स, कि एक जो फर्म है वो अगर प्रमोशन करना चाहती है, प्रोत्साहित करना चाहती है कि किसको, कि अपनी सेल्स को, तो उसके लिए वो क्या करती है मार्केट में गुड्स को प्रमोट करती है। उसके लिए वो अलग अलग डिसीजन ले सकती है कि कोई जो सेल है वो न्यू प्रोडक्ट जो करने के लिए नए एडवर्टाइजमेंट जो है नया विज्ञापन दे सकती है, कुछ प्राइजेस दे सकती है। आफ्टर सेल की जो सर्विस है, जैसे आपके जो मोबाइल लिया है तो उसके बाद आपकी जो सर्विस है वो किस तरीके की दी जाती हैं, या नए सेल्समैनशिप है वो किस तरीके की रखी जाए। तो ऐसे डिसीजन जो है उसको हेल्प करता है ऐसे डिसीजन लेने में जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो, कि आपके जो प्रॉफिट है और जो सेल है वो किस पॉइंट पे, और आपको एडवर्टाइजमेंट करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इसका जो डिसीजन है वो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से ले सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास क्या है फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, और फिक्स कॉस्ट इसके अंदर क्या है कि आपका फिक्स कॉस्ट ए है। फिक्स कॉस्ट ए आपका क्या है दो चीज़ों से मिलकर बनता है, फिक्स कॉस्ट यानी कि स्थिर लागत, और जो प्रमोशन एक्सपेंडिचर यानी कि जो पैसा आप विज्ञापन में खर्च कर रहे हैं, उस विज्ञापन में पैसा जो आपने खर्च किया उस खर्चे को हम बोलते हैं, ये क्या हमारे पास विज्ञापन, कि विज्ञापन में जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं उस पैसे को हम बोलते हैं प्रमोशन एक्सपेंडिचर। तो अगर आप दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आपके पास बनता है FCA, जो कि आपके पास है FC प्लस में प्रमोशन एक्सपेंडिचर, ठीक, अपॉन में, तो ये आपके पास हो गया। उसके बाद SP हमारे पास है क्या सेलिंग प्राइस, और VC हमारे पास क्या है वेरिएबल कॉस्ट। सेकंड जो हमारे पास इसके बाद आता है वो हमारे पास आता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर डिफरेंट
टर्नओवर, क्या अगर मान लीजिए कोई भी जो फर्म है अगर वो अपने प्रॉफिट को ढूंढना चाहती है तो उसके अंदर भी आपके जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो हेल्प करता है। कि इसके अंदर अगर मान लीजिए आपका जो वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट है अगर वो ढूंढना चाहते हैं कि आप जो प्रॉफिट है वो आपने कितना अर्न किया है, तो इस प्रॉफिट को कैसे निकाला जा सकता है कि टोटल सेल प्रोसीड की आपने कितनी जो है वो सेल करी है। कि मान लेते हैं आपने जो सेल करी है वो 100 करोड़ की सेल आपने करी है, ठीक। इस 100 करोड़ की सेल में आपने जो कॉस्ट है कुछ वो भी आई होगी, और कॉस्ट हमें पता है टोटल कॉस्ट आपकी दो टाइप की होती है, एक फिक्स और एक आपकी वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। तो मान लेते हैं कि आपने जो है वो सेल करी है कितने की, 100 की, तो और इसमें 100 में क्या है आपका 50 आपके पास फिक्स कॉस्ट होती है और वेरिएबल कॉस्ट आपकी 20 होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो ये 100 है इस 100 में से आपको फिक्स कॉस्ट भी माइनस करनी है और वेरिएबल कॉस्ट भी आपको माइनस करनी है। तो 100 माइनस में 50 माइनस में 20, तो इस प्रकार से आपके पास जो टोटल प्रॉफिट आता है वो कितना आएगा, 30 के इक्वल। तो आप प्रॉफिट जो है यानी कि लाभ भी आप निकाल सकते हैं एक फर्म की, अगर आपको पूरा टर्नओवर दिया हुआ हो एक वर्ष का। उसके बाद आता है हमारे पास चॉइस ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल अल्टरनेट, कि आप जो फर्म है वो अपना एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेट निकाल सकती है, विकल्प निकाल सकती है, जहाँ से उसको क्या है अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। अधिकतम लाभ की जो यहाँ पे प्राप्ति है उसका मतलब है कि जो फर्म है उसके पास विकल्प होते हैं कि जो फिक्स कॉस्ट है उसको किस प्रकार से एक फर्म जो है कम कर सकती है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको किस प्रकार से जो है वो कम किया जा सकता है। तो फर्म जो है इस प्रकार के अल्टरनेट जो है उनके ऊपर काम कर सकती है। और जो हमारे पास ये फार्मूला है इस फार्मूले की हेल्प से हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। कि एफ हमारे पास क्या शो करता है, फिक्स कॉस्ट ऑफ कॉस्टली अल्टरनेटिव, और माइनस इसमें से हम कर दें चीपेस्ट अल्टरनेट, यानी कि जो सबसे सस्ता अल्टरनेट है उसको हम माइनस कर दें। तो इस तरीके से क्या है हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि मेज़र टू इम्प्रूव प्रॉफिट परफॉर्मेंस, कि अगर मान लीजिए कि आप कौन कौन से उपाय ऐसे हैं जो आप ले सकते हैं किस चीज़ के लिए कि आपका जो प्रॉफिट है इस जो लाभ है इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो पहला इसके अंदर आता है रिडक्शन इन फिक्स कॉस्ट, कि जो आपकी स्थिर लागत है उसमें कमी की जाए। दूसरा हमारे पास आता है रिडक्शन इन पर कैपिटा वेरिएबल कॉस्ट, कि जो आपकी एक यूनिट गुड जो है एक इकाई के ऊपर जितना आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आ रही है उस वेरिएबल कॉस्ट को कम किया जा सके। थर्ड जो हमारे पास आता है इंक्रीज इन सेल प्राइस, कि आपके पास जो वस्तु की विक्रय कीमत है उस विक्रय कीमत को क्या करा जाए, सेलिंग प्राइस को बढ़ा दिया जाए। फिर हमारे पास आता है इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम, कि जो आप गुड्स सेल कर रहे हैं कि आपने मान लेते हैं पहले आप 10 यूनिट गुड्स की अगर आप बेच रहे थे तो इस यूनिट जो है इसको आप 20 यूनिट कर दें, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो आपके प्रॉफिट है वो बढ़ जाएंगे। एफिशिएंट मैनेजमेंट, कि आपका जो मैनेजमेंट है गुड्स को सेल करने का उसको आप ठीक करें, उस जो प्रबंधन है उसको अच्छे से करें ताकि आप जो काम है वो ठीक तरीके से कर पाएँ। और जो मान लेते हैं आपके पास कोई मशीन है वो जो मशीन आपकी 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकती है तो वो इस वही एफिशिएंसी को यूज़ करके 10 गुड़ का ही प्रोडक्शन करे, ना कि 10 से कम यानी कि 8 या 7 गुड़ का प्रोडक्शन है वो करती रहे, तो वो अच्छी बात नहीं होती। उसकी कैपेसिटी अगर वो 10 की है तो वो 10 गुड़ का ही प्रोडक्शन करे। तो ये हमारे पास आता है ब्रेक इवन एनालिसिस। इसका एडवांटेजेस भी हैं इसके, यानी कि जो इसके लाभ हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो इसकी स्टडी आप लोग खुद करेंगे। तो आई थिंक आज की क्लास में इतना ही और ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।